जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोकॉम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो एक बार जुड़ जाइए क्लास के अंदर, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा जो गौर वंश हमने स्टार्ट किया है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, उसको आज कंप्लीट करते हैं। जुड़ जाइए। महादेव गुड इवनिंग, रेनू गुड इवनिंग, नमस्ते, परमदीप गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। जुड़ जाइए एक बार। रेनू गुड इवनिंग, बहन गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग, जुड़ जाइए एक बार। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अंजलि गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आपको जो भी न्यू अपडेट रहती है मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। किसी को भी शो नहीं हो रही थी, मुझसे भी शो नहीं हो रही थी क्लास। रिफ्रेश करके उसको चलाओ, उसके बाद शो हो गई क्लासेस। मैं भी काफी टाइम से परेशान था। ठीक है, लिंक आपको जो व्हाट्सएप चैनल आपके पास है, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पर चले जाओ। वहां से आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो। यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है सबके लिए, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्टर। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको डायरेक्ट वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप चिंपा को बता दो कि वो वहां से रिफ्रेश करके उसको एक बार ज्वाइन कर लेके दोबारा हो जाएगा। फिलअप हम लेकर आए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों क्लासेस लेकर आ चुका है, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहता है, फुल नोट्स आपके लिए रहेंगे। और दिसंबर बैच के अंदर हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। तृप्ति गुड इवनिंग। मिडिवल स्टार्ट किया है, मिडिवल का फर्स्ट जो टॉपिक आज हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इन दोज आज ही मैं कोशिश करूंगा मामलुक वंश पढ़ाने की। ठीक है, और दिसंबर बेंच के रिगार्डिंग ये हमारा है। इसके अंदर पेपर फर्स्ट की वो जो फीस रहती है 1999 रहती है, और ओनली पेपर सेकंड अगर आप लेते हो तो उसकी फीस भी आपको 1999 देनी होती है। अगर आप दोनों लेते हो, कॉम्बो लेने चाहते हो, तो आपको 2999 पे करना हो रहता है। अगर आप कूपन कोड करते हैं, यूज करते हो, कोई भी आपका नॉन अगर है बैच परचेज करना चाहता है या अपनी तैयारी करना चाहता है, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10। आपको 10% ऑफ मिलता है फिल्म के हर बैच के ऊपर। जिसमें एग्जाम की डेट जो है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है, आपको पता ही है। गौरी को हम कर चुके हैं, गौरवंश को हम देख चुके हैं। गौर प्रदेश के कृषि प्रदेश क्षेत्र थे, अश्वपालन का करते थे, अश्वपालन भी करते थे। सर इंस्टाग्राम कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो गए ना फिल्म के, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चंपा बस बिल्कुल अभी शुरू की है। टेक्निकल एरर था, वो सभी के पास था, मेरे पास भी टेक्निकल एरर था। मैं भी क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, ज्वाइन ही नहीं पा रहा था क्लास को कर। ठीक है, तो वो अभी क्लियर हुआ है, तभी आप मुझसे जुड़े हो। ठीक है, चलो, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस कम तो नहीं है, ये चीजें मुझे बता दीजिए एक बार। ऑल इज वेल, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा।
किस टाइम किया था आपने मैसेज व्हाट्सएप पर? अरे अभी अभी समय पता है 8 बज चुके हैं, तो अभी टेक्निकल टीम जो होगी वो भी घर जाएगी ना, उनका भी परिवार है। हाँ, अगर वहां पर कोई होगा भी अगर ऑफिस के अंदर, तो वो भी अभी खाना खाने के लिए गया होगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं, 6 से 8 शायद वो बाहर ही रहते हैं उसमें। चलो कोई बात नहीं, आप जो चैट बॉक्स आपका है ऐप का, उसके अंदर आप मैसेज कर दीजिए, आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई वहां पर होगा। इवन और दोस्त कोई ना कोई स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प कर देगा। तो अब हम शुरू करते हैं सिहाबुद्दीन महमूद गोरी के भारतीय अभियान। पूरा नाम सिहाबुद्दीन महमूद गोरी के भारतीय अभियानों के हम चर्चा करेंगे, जो 1175 से लेकर 1205 तक रहे थे, और इसके अभियानों का विस्तृत और प्रमाणिक विवरण एक पुस्तक सर मेरे में आप चलो कोई ना, वो ठीक हो जाएगा। सुमित्रा, अब चंपा घबराइए मत, हो जाएगा वो ठीक। रिफ्रेश करके आप चला लीजिए एक बार, हो जाएगा वो ठीक। अपडेट वगैरह आती रहती है, तो अपडेट आप करते रहिए अपने उसको, ऐप को अपडेट जरूरी है वो चीजें। प्रमाणिक विवरण अगर मैं बात करूं, प्रमाणिक विवरण अगर इसके अभियानों का कोई प्रमाणिक और विस्तृत विवरण अगर कोई करता है, तो वो तबकात ए नासिरी, तबकात नासिरी, ये पुस्तक है मिनाज उस सिराज की, मिनाज उस सिराज की, जो में विस्तृत जानकारी देती है मोहम्मद गोरी के अभियानों के बारे में। तो 1175 के अंदर मुल्तान पर ये अभियान था। 1175 में मुल्तान अभियान इसको बोल देते हैं हम। करामाती यहाँ पर शासन कर रहे थे। करामाती करामाती ये क्या है? ये सियाए हैं। सियाओं की हम बात करें, सिया सुन्नी हमने पढ़ा है, सियाओं है। और ये क्या है? ये नास्तिक, इस्लामी नास्तिक इनका धर्म था, जो इस्लाम और बौद्ध धर्म का मिला जुला स्वरूप था। गोरी ने सरलता से इनको परास्त करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, मुल्तान अभियान की मैं बात करूंगा। ग्यारह सौ पिछहत्तर की बात है। प्रथम अभियान था भारत में, क्या था? प्रथम अभियान था भारत। डोंट वरी चंपा जी, मेरा भी ऐसे हुआ था, फिर मैसेज की थी सर को, ठीक हो गया था। चलो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रथम अभियान था। मार्ग की अगर मैं बात करूं भाई, किस रास्ते से आने की कोशिश की थी, किस रास्ते से आया था? गोमल दर्रे, गोमल दर्रे से होते हुए डेरा इस्माइल से, डेरा इस्माइल खां से होते हुए ये सिंध पहुंचा था। सिंध पहुंचा, गोमल दर्रे से होते हुए डेरा इस्माइल, डेरा इस्माइल से सिंध। और ये एक प्रचलित रास्ता था उस समय, क्या था? प्रचलित मार्ग था भारत आने का। मुल्तान पर इस समय शासन जो कर रहे थे वो करमाथी कर रहे थे। करमाथी या फिर करामाती आप इनको बोल सकते हो। सिया थी, ये क्या थे? सियाओं का, क्या? सियाओं का शासन था।
ये एक नास्तिक धर्म मानते थे, नास्तिक इस्लाम धर्म को मानते थे, जो बौद्ध प्लस इस्लाम का मिश्रण था। ये जो थे ये ईरान भारत की सीमाओं तक फैले थे। ये भारत व ईरान की सीमाओं तक फैले थे। 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पहले गजनवी ने भी यहाँ पर भयंकर आक्रमण किया था और इसको भयंकर हानि पहुंचाई थी। 150 वर्ष पहले गजनवी ने मोहम्मद जो मोहम्मद गजनवी थे, मोहम्मद गजनवी ने भी इस पर आक्रमण किया था और इसे भयंकर आक्रमण किया, भयंकर हानि पहुंचाई थी। ठीक है, गोरी ने सरलता से वेरी सिंपल तरीके से इनको हरा दिया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। तो पहली ये उसकी विजय भारत के अंदर ये रही थी। ठीक है, 1175 से हम शुरू कर रहे हैं। मुल्तान कैंपेन, करामाती रूलिंग वर their region was Islamic atheist which was mixed from Islam and Buddhism. Gori easily defeated them and took control of Multan. क्लियर है? जी बिल्कुल, आगे चलिए। गुजरात अभियान, इससे पहले उच्च व निचला सिंध को जीत लेगा भाई। उच्च है, उच्च है, निचला सिंध जीत लिया था इसने। क्या किया था? उच्च व निचला सिंध पर आक्रमण किया था। 1176 की ये बात है, 1176 में आक्रमण किया था। ये जो क्षेत्र था ये करामातियों के अधिकार में था। अधिकार में था और इस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर नियुक्त कौन किया? यहाँ पर इसको किसको नियुक्त करके गया? ये नियुक्त करके गया अली किरमाज को। अली किरमाज को नियुक्त किया और इसके बाद अली किरमाज के बाद किसको नियुक्त किया? मलिक नसीरुद्दीन को। मलिक नसीरुद्दीन को नसीरुद्दीन एतम को यहाँ पर नियुक्त किया और बाद में कुबाचा को यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। देखो भाई, अंतिम रूप से किसको नियुक्त किया? यहाँ पर नियुक्त किया अंतिम रूप से कुबाचा को। किसको नियुक्त किया था? कुबाचा को नियुक्त कर दिया था। क्लियर है? पहले अली करमाज को नियुक्त किया, उसके बाद मलिक नसीरुद्दीन एतम को यहाँ पर नियुक्त किया, फिर उसके बाद कुबाचा को अंतिम रूप से नियुक्त करके चला गया। अब आगे चले जाते हैं गुजरात अभियान के लिए, गुजरात की तरफ। 1178-89 की ये बातें हैं। भीम द्वितीय यहाँ पर शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हो गया? बुरी तरह हार जाता है। भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान से सहायता मांगी थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री होता है रुद्रवास। रुद्रवास मंत्री के कहने पर
उसने सहायता न करने का काम किया। और क्योंकि गौरी और चौहान, ये जो चालुक्य वंश के शासक थे भीम द्वितीय, दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन थे, ये कारण से रहा। मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हम गुजरात अभियान को चर्चा करेंगे, जिसे नहरवाला या अहिलवाड़ अभियान के बारे में भी चर्चा की बोला कहा जाता है। ये जो पाटन गुजरात पर आक्रमण किया गया था, ठीक है, पाटन गुजरात पर ये आक्रमण किया गया था। देखिए आगे, मोहम्मद गोरी, मैं एम गोरी लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वसीज भीम सेकंड, युद्ध हुआ, बुरी तरह हार गया, ठीक है, जीत गया, चालुक्य शासक है। इसकी माँ ने नेतृत्व, इसकी माँ के नेतृत्व में था ये। नेतृत्व किसने किया था? माता, इसकी माता थी नाइकी देवी। नाइकी देवी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जीत प्राप्त हुई थी। जीत प्राप्त हुई थी। ये युद्ध स्थल क्या था? युद्ध स्थल था आबू पर्वत की तलहट्टी। तलहट्टी, तलहट्टी पर एक गांव है कायदरा गांव। कायदरा ग्राम में युद्ध लड़ा गया है। कायदरा ग्राम का ये युद्ध, इसको कायदरा ग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कायदरा ग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। आबू पर्वत की तलहटी में रहे, पाटन गुजरात में। जो चालुक्य वंश के शासक थे, इसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? मूलराज द्वितीय इसे कहा जाता है। किससे सहायता मांगी? इसने सहायता मांगी पृथ्वीराज चौहान से। क्या कर दिया? मना कर दिया भाई। किसके परामर्श से? इसका मंत्री परामर्श करता है। कौन है मंत्री? वो परामर्श जो करता है वो था रुद्र रुद्रवास ने भाई, कदम्बवास। कदम्बवास, कायद्रा, ठीक है। कदम्बवास है भाई वो, रुद्रवास ने कदम्बवास, कदम्ब वास, ठीक है। कदम्बवास मंत्री के कहने पर वो मना कर देता है और सहायता नहीं करता, परामर्श लेता है, सलाह लेता है, मना कर देता है। कारण क्या था? क्योंकि गौरी भीम सेकंड दोनों दुश्मन थे, ठीक है। दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के थे, दुश्मन थे। गुजरात कैंपेन 1178 to 79, भीम was the second Chalukya ruler. Muhammad Ghori was badly defeated in this war. Bhim II asked for help from Prithviraj Chauhan, but he refused. क्लियर है?
चीजें समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है क्लास? चलो, अब होगा पेशावर। गजनवी शासक खुसरो मलिक के अधीन था पेशावर। गोरी ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। समय 1179। ठीक है, गोरी ने क्या किया? आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। लाहौर, देखो, जो खुसरो मलिक था वो उसके अधीन था, ना कि वहां पर खुसरो मलिक था। खुसरो मलिक कहां पर था? लाहौर में। खुसरो मलिक कहां पर था? लाहौर में। तो लाहौर में खुसरो मलिक ने युद्ध नहीं किया था और गोरी को बहुमूल्य भेंट दी और अपने पुत्र को गोरी के पास भेज दिया। समय की बात करूं तो 1181 की ये बात है, जब लाहौर पर आक्रमण किया गया था तो खुसरो मलिक ने युद्ध नहीं लड़ा और अपने बेटे को गोरी के पास भेज दिया। 1182 में गोरी ने देवल के विरुद्ध कूच किया। वहां के शासक सुमरा ने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, 1184-85 ईस्वी में गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सेना को वापस जाते समय सियालकोट के दुर्ग पर आक्रमण करने का या अधिकार करने का आदेश दिया और इस दुर्ग पर अधिकारी हुसैन बिन खेमल को बनाया। खेमल को यहां पर अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, Lahore, Khusro Malik did not fight and gave valuable gifts to Gori and sent his son to Gori. In 1182 AD, Gori matched against Deval and its ruler Sumaru accepted superintendent nations of Gori. In 1184-85 AD, Gori again attacked and destroyed Lahore and while returning ordered the army to capture the fort of सियालकोट। ठीक है, आगे देखिए, समय आ गया 1186 का। 1186 में गोरी ने लाहौर पर पूर्णतः रूप से अधिकार कर लिया और यहाँ पर जो खुसरो था, खुसरो को बंदी बनाकर, खुसरो मलिक की बात हम कर रहे हैं, खुसरो खां को, खुसरो मलिक को बंदी बनाकर बालबन नामक दुर्ग में भेज दिया। कहां पर है बालबन नामक दुर्ग? गर्जिस्तान में। गर्जिस्तान में भेज दिया। 1192 ईस्वी में क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? खुसरो मलिक की। अब देखो, देवल से होते हुए सियालकोट, पेशावर से लाहौर तक गोरे की सैनिक चौकियां स्थापित हो गई थी। स्थापित हो गई है। इन 1186 AD, Gori complied, captured Lahore and imprisoned Khusro and sent him to a fort called Balban where he died in 1192। अब आएगा आपका तराइन का प्रथम युद्ध। क्या होगा? तराइन का प्रथम युद्ध होगा, जिसका तात्कालिक कारण क्या रहेगा? तात्कालिक कारण रहेगा 1189 में गोरी ने ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया, जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। यानी ताबर हिंद का जो किला था वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन वहां पर अधिकार किसका हो गया? अधिकार हो गया गोरी का।
तो दिल्ली में शासन कौन कर रहा है भारत के अंदर, यहाँ पर उत्तर भारत में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उसने क्या किया, उसको खतरा महसूस हुआ। देवल से होते हुए सियालकोट, पेशावर से लेकर लाहौर तक गोरी सैनिक चौकी अपनी स्थापित कर चुका था। तात्कालिक कारण को 1189 में गोरी ने ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया, जो दिल्ली की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को खतरा महसूस हुआ और ताबर हिंद की तरफ क्या कर दिया, कूच कर दिया। तो दोनों के बीच त्राइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की बहुत बुरी हार हुई थी। देखिए, इसको अपने वे ऑफ पॉइंट से हम देखने की कोशिश करेंगे। त्राइन का युद्ध, एक साइड तो एम गोरी है और एक साइड है हमारे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भैया, ठीक है, तृतीय आप इसको लिखोगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसने ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया। ताबर हिंद यानी सॉरी ताबर हिंद की तरफ इसने कुछ किया। ताबर हिंद यानी बठिंडा, ठीक है। इसने क्या कर लिया, इसने ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया। ये वही ताबर हिंद है जहां पर अल्तुनिया को सूबेदार बनाकर भेजा जाएगा और जो रजिया सुल्तान को अपने कब्जे में कर लेगा। और दिल्ली आते समय जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो वहीं पर कैथल के पास संगरूर रोड पर 13 अक्टूबर 1240 को दोनों की हत्या कर दी जाएगी। माना जाता है कि हिंदू डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अलग अलग मान्यताएं उनकी रहती है। कोई कहता है कि खोखरों के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, वो कहते हैं कि डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सर्वमान्य मत यही रहता है, ठीक है। लुटेरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा ऐसा माना जाता है। ताबर हिंद की तरफ से कूच कर लिया। राय पिथौरा इसको कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, राय पिथौरा इसे कहा जाता है। कूच करना मतलब भाई चल पड़ना, ठीक है। युद्ध के लिए चल पड़ना यानी उसकी तरफ निकल दौड़ना। मिशन बोल दो हम, एक टाइप से मिशन, मिशन की शुरुआत कर दी। और इसने ताबर हिंद में किसको नियुक्त कर दिया, इसने मलिक जियाउद्दीन तुर्की को यहां पर नियुक्त कर दिया, प्लस 12,000 चुने हुए अश्वरोही यहां पर थे भाई। एक प्रकार से एक अच्छी सेना यहां पर थी, ठीक है। युद्ध हुआ दोनों के बीच 1191 ईस्वी में, तराइन का पहला युद्ध। अब मुझे कमेंट करके बताइए तराइन की कितनी लड़ाइयां हुई हैं। स्थल जो था तराइन, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में अब तो इसको तरावड़ी कहते हैं, करनाल के अंदर ये स्थल है। उस समय जो स्थल था ये कहां तक फैला हुआ था देखिए। चंपा 2 कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेनू ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तृप्ति का 3 आया है, अच्छा बिल्कुल 2, गुड गुड प्रदीप गुड, रेनू 3। बठिंडा के निकट तोराना, तोर, वाना, सुस्ती,
सुरसूती प्रदेश हरियाणा, ये स्थल था भाई उस समय। मैंने पूछा तराइन की युद्ध कितने हुए हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कितने हुए, मैंने पूछा तराइन के युद्ध कितने हुए। जिस जिस बच्चे ने दो कहा है वो अपना अपना एक मार्क्स माइनस कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि तराइन के युद्ध हुए हैं 3, 1191, 92, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच लड़ रहे। तीसरा जो हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यलदोज के बीच हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश और यलदोज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। तो ये चीजें समझ में आ गई। तोरवाणा सुरसुती प्रदेश हरियाणा में है। केनेक्ट तराइन था उस समय। सुरसुती यानी सिरसा। ठीक है, सिरसा केनेक्ट। चलो, ताबर हिंद में बठिंडा था भाई उस टाइम पे। तो ये बठिंडा कैनिक्ट ही था, बठिंडा कैनिक्ट तोरवाणा। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो त्रावड़ी करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा में है। और करनाल हरियाणा के अंदर बासमती चावल के लिए फेमस है भाई। विदेशों में हरियाणा के अंदर जो चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो भेजे जाते हैं, वो हरियाणा से बासमती चावल भेजा जाता है। सिरसा लाल चावल के लिए फेमस था मुगल काल में। तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला का अगर आप बेहतरीन देखना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर मुगल कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो रोहतक के अंदर से मिलते हैं भाई। ठीक है, रोहतक। चलो, अब मिन्हाज ने इसके बारे में क्या कहा है। मिन्हाज कहता है भारतवर्ष समस्त राणा कोल राय के साथ थे। ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ समस्त राय थे, पूरे के पूरे भारत के जितने भी चौहान वंश थे ना, सारे के सारे इसके पास। ये कहता है कि सुल्तानिया पर भाई मोहम्मद गोरी इतना घायल हो गया था कि उसको बचा के लेके गए हैं बस। अगर पृथ्वीराज चौहान थोड़ी सी अपनी दया दृष्टि, अपना जो राजपूतों वाला वो था कि हम निहत्थे परिवार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर ये छोड़ देता, थोड़ा सा, तो आज की इतिहास की स्टोरी कुछ और ही होती हमारी। परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी बोल देते ना, जो उसकी सेना में था, किसको मार दो, मैं नहीं मारूंगा, तब भी सही रहता सिस्टम। परंतु हुआ क्या, जो होने को मंजूर था। सुल्तान यानी सुल्तान, हम बात कर रहे हैं सुल्तान किसके लिए कह रहे हैं, गोरी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गोरी को मिनाज कह रहा है ये बात। खांडे राय द्वारा घायल किए जाने पर, किए जाने वह खिलजी सैनिक द्वारा सुल्तान की
सुल्तान की जान बचाने का विवरण मिलता है। गोल डिसाइड नहीं था, उदारता के चक्कर में मारा गया पृथ्वीराज। अगर अपनी उदारता नहीं दिखाता ना, मराठा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो मराठाओं के अंदर जो क्या नाम था उसका, माइंड से नाम ही स्लिप हो गया। खाने पर बुलाता है, ठीक है, औरंगजेब के भी द्वारा भेजा गया था, खाने के लिए बुलाता है, और जैसे ही मराठा के ऊपर आक्रमण करता है तो उसका बागनक हथियार के साथ उसका सीना चीर देता है। अफजल खां, ठीक है, अफजल खां को बागनक सीने से चीर देता है मराठा। मराठा का कंसेप्ट क्लियर था बिल्कुल भाई, हाँ कैसे मार देगा भाई कोई, क्यों मार देगा, खाली हाथ क्यों जाए। मणि जड़त बागनक था वो। बिल्कुल महादेव, शब्द बाण चलाना जानता था पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वी राज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया ग्रंथ है, इसके अनुसार ये चलाना जानता था शब्द भेदी बाण, बिल्कुल जानता था, ठीक है। और चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो ये तो कहती है कि जब हम अभी दूसरा युद्ध लड़ते शुरू करते ना, तो दूसरे युद्ध में बात चीजें करने में मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये विवरण दिया मिनाज और सिराज ने, कहा कि सुल्तान यानी गोरी को खांडवराय, गोविंद राय आप इसको बोल सकते, कौन है, गोविंद राय, गोविंद राय के द्वारा उसे घायल कर दिया गया और एक खिलजी सैनिक उसकी जान बचाकर लेकर गया था। जो कारण था, एडमिटेड कॉजेस ऑफ वार इन 1189 गोरी कैप्चर्ड ताबर हिंद व्हिच वाज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ दिल्ली। पृथ्वीराज तृतीय फेल्ट द डेंजर एंड मार्च्ड टुवर्ड्स ताबर हिंद। मार्च्ड भाई कूच यानी मार्च करना, ठीक है, marched towards Taberhind. A battle took place between the two at a place called Tarain, in which Gori suffered a crushing defeat. इसको बिल्कुल भयंकर बुरी तरह की हार यहाँ पर देखने को मिली थी। ऐसा माना जाता है कि गोरी ने वहां पर गौर जाने के बाद अपने आप को कमरे में दरवाजे में बंद कर लिया था और कुछ नहीं खाया था और ना ही कपड़े अपने बदले थे, तो एक जहर की शीशी लेकर बैठ गया था, तो वो जहर पीने की कोशिश कर रहा था। तो एक चींटी को देखता है कि चींटी एक बार दीवार पर चढ़ती है तो गिर जाती है, दूसरी बार चढ़ती है तो गिर जाती है, ऐसे करके 99 प्रयासों के द्वारा चींटी गिरती रहती है। जब 100वां प्रयास वो करती है तो चींटी उस दीवार पर चढ़ जाती है। तब जाकर उसको लगता है कि जब इतनी छोटी सी चींटी हार नहीं मान सकती तो मैं गोरी हूं, मैं हार कैसे मानूंगा। दोबारा फिर अपनी योजना बनाता है 1192 के अंदर, और 1 साल तक युद्ध करने की जो अभ्यास है वो करता रहता है, और 1192 में फिर दोबारा आक्रमण करता है। इधर माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने भोग विलास में विलुप्त हो गया था और उसने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अन्य रायों से सहायता मांगी थी तो उन्होंने मना कर दिया था सहायता देने से, ये भी उस युद्ध में इसका कारण है। देखिए आगे पृथ्वीराज चौहान का तराइन का दूसरा युद्ध। यह युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें गोरी की जीत हुई थी। राजपूत सेना का सेनापति गोविंद राय युद्ध में ही मारा गया था, ठीक है। देखो स्थिति कैसी थी, स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। समय 1192 ईस्वी। यहाँ पर है हमारे मोहम्मद गोरी,
और यहाँ पर है हमारे पृथ्वीराज चौहान। तृतीय भाई, ठीक है। दोनों के मध्य युद्ध होगा, युद्ध हुआ वहीं पर, ठीक है, तराइन में ही। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, युद्ध में एक वस्तु का प्रयोग करवाया भाई। क्या क्या था वो? करवा, करवा का प्रयोग किया। ठीक है, करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया, ठीक है। इस युद्ध में जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर कोई रहेगा तो ये करवा रहेगा। अब मुझे बताइए, अस्त्र जो होता है वो युद्ध लड़ने के लिए होता है या पहनने के लिए होता है? कमेंट कीजिए एक बार। ठीक है, इसमें जो राजपूत सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे गोविंद राय। राजपूत सेना का सेनापति जो था वो कौन था? गोविंद राय था। गोविंद राय युद्ध में मारा जाता है, और जो राय पिथोरा थे रेणु लड़ने के लिए बहुत अच्छे, आगे चलिए, बहुत अच्छे। और जो राय पिथोरा था, राय पिथोरा यानी पृथ्वीराज चौहान, राय पिथोरा को हिसार जिला स्थित सरस्वती 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 यानी आधुनिक सिरसा अस्त्र भाई, अस्त्र शस्त्र हम बोलते ना, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कीजिए अर्जुन, माधव कहते हैं ना। सुरक्षित, सॉरी, सरस्वती आधुनिक सिरसा भाई, आधुनिक। चलो, सुमित्रा गुड। आधुनिक सिरसा वाला इस क्षेत्र था भाई, ठीक है। सरस्वती आधुनिक सिरसा वाला क्षेत्र था। माना जाता है कि यहाँ पर इसको बंदी बना लिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सीसा पिघलाकर, धातु, एक सीसा धातु पिघलाकर इसको अंधा कर दिया था और यहीं पर इसको मार दिया था, ठीक है। मीनाज सिराज कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तुरंत वध कर दिया गया था। लड़ने के लिए होता है, अरे भाई अस्त्र पहनने के लिए होता है। किसका स्कंद, किसका बात कर रहे हो? गोविंद राय है भाई यहाँ पर, गोविंद राय यहाँ पर राजपूत सेना का सेनापति था। बिल्कुल, ये तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 में। ठीक है, अस्त्र पहनने के लिए, शस्त्र लड़ने के लिए। जो करवा था ना, करवा, आज की जो बुल्ट प्रूफ होती है ना, जो बुल्ट प्रूफ जैकेट होती है, ये वो काम कर रहा था उस टाइम पे। ये एक गिलाफ था जो बैल बैलों के कच्चे चमड़ों से बना था। होता, इसके दोनों तरफ अंदर
शस्त्र लड़ने के लिए, शस्त्र लड़ने के लिए, अस्त्र पहनने के लिए। दोनों तरफ ऊन या रुई भरी जाती थी। जब भी इसके ऊपर बिल्कुल जैसे आप डालते हो ना, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जैसे आपकी महादेव, वही है उस टाइम का करवा जो बुलेट प्रूफ क्या था, जो धनुष बाण थे ना वो प्रूफ था ये। इस पर तलवार का प्रहार भी क्या था, नाकाम होता जा रहा था। जो मोस्टली क्या थे युद्ध में पहनने वाला अस्त्र था यानी कपड़ा था एक, जिसमें जो धनुष बाण लग रहे थे तो उसमें इसकी बचावट कर रहा था। मिनाज कहता है पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को तुरंत वध कर दिया गया, तुरंत वध कर दिया गया था। ठीक है, हसन निजमी अलग चीजें बताता है। हसन निजमी कहते हैं कि अजमेर में राज्य करने के लिए इसको दे दिया कि आप अजमेर के अंदर राज कीजिए, अधीनता के अंडर रहकर, यानी हमारे अंडर रहकर राज कीजिए। लेकिन वो वहां पर क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, उसके बाद उसको तुरंत मार दिया जाता है। और पृथ्वीराज रासो की जो चंद्रबरदाई है, जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, वो कहते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ ले गया, साथ ले गया तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें अंधी करवा, पृथ्वीराज चौहान को क्या करवाते थे, अंधा करवा देता है। चंद्रबरदाई कहता है कि हे गोरी ये तुमने क्या किया, ये एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा योद्धा था, अगर ये आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो पूरे विश्व को तुम्हारे कदमों में झुका सकता था, क्योंकि इसे शब्द वेदी बाण चलाने आते हैं। तो शब्द वेदी बाण होता है क्या है कि जिस दिशा से आवाज आई उसी दिशा में बाण चला दिया बिना देखे। तो इस बात की परख करने के लिए गोरी ने एक सभा बुलवाई, एक आयोजन करवाया, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को बीच में खड़ा कर दिया गया। चारों दिशाओं के ऊपर, चार पिलरों के ऊपर उसके चार सैनिक खड़े हो जाते हैं, और सैनिक जिस भी दिशा में ताली बजाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान उसी दिशा में अपना बाण चला देते हैं। इस चीज को, इस कर्तव्य को देखकर गोरी इतना खुश हो जाता है कि ताली बजा देता है, और इतनी ताली सुनते ही पृथ्वीराज चौहान गोरी को मार देता है। ठीक है, और चंद्रबरदाई फिर अंतिम लाइन में लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मार दिया और मैंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ठीक है, तो 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है, जिसके अंदर गढ़वाल शासक जयचंद को हराकर गोरी जाता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि 1194, अगर गोरी 1192 में मर गया तो 1194 के अंदर गोरी जो चंदावर का युद्ध होगा जिसमें जयचंद को हरा कर जाएगा, क्या वो गोरी का भूत आएगा? तो उसको थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई रहता था और दरबारी होने के कारण उसने उसकी प्रशंसा लिखी। हाँ बिल्कुल, पहले तो ये ऐसे ही होता है, दशरथ भी चला देता था, वो मार दिया। कौन थे वो, एक महान पुत्र था, स्वर्ण क्या नाम है यार उसका, उसका नाम ही क्या नाम लेते हैं उसका यार, उसका नाम ही निकल गया माइंड से एकदम। श्रवण कुमार, हाँ श्रवण कुमार को मार दिया था। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। जी आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तराइन व चंदावर के युद्ध ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी थी। इसमें जो सिपे सलार था मोहम्मद गोरी का,
और ये युद्ध होता है गढ़वाल शासक जयचंद के बीच। 1194 में। इसमें जो जीत होती है और सिपे सलार, इसमें दो व्यक्ति इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है छोड़ो ऐबक, और एक सिपे सलार। कौन? सिपे सलार खरमेल, ठीक है। कन्नौज का शासक था भाई। कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, साथ नहीं दिया था। कहते हैं कि तटस्थ रहा भैया। क्या रहा? इतिहासकार कहते हैं कि तटस्थ रहा था। Battle of Chandavar was a fought between the Muhammad Ghori and Jayachand, in which Muhammad Ghori was wins. The Battle of Trine and Chandavar led the foundation of Turkey rules in the Ganga Valley. अब क्या होगा? अब समय आ जाएगा 1195-96 में। 1195-96 में ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? बयाना। कहां पर? बयाना आक्रमण किया, और यहाँ का शासक था कुमारपाल, जिसकी राजधानी, एक मिनट, हाँ, बयाना जो थी ये कुमारपाल की राजधानी थी। इसने बिना लड़े ही थनकर दुर्ग में सुरक्षित जा बैठा, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए क्या हो गया था? बाध्य हो गया। देखिए, बयाना पर आक्रमण, समय 1195-96 की ये बातें हैं। यादव भट्टी राजपूत कुमारपाल, ठीक है। इसकी राजधानी थी बयाना। थनकर या फिर थानागिरी दुर्ग में सुरक्षित बैठ गया जाकर, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस साइड कौन है भाई? इस साइड में कौन है? बयाना स्थित भनकर व विजय मंदिरगढ़ गोरी का अधिकार हो गया। और यहां पर किसको नियुक्त किया? बहाउद्दीन तुगरिल यहां नियुक्त किया, ठीक है। ये स्थिति थी बयाना पर आक्रमण की, 1195-96 की स्थिति थी। अब आगे हुआ क्या? समय गोरी ने ग्वालियर की तरफ रुख कर लिया। 1195-96 की ही बात है। गोरी अब क्या कर लेगा? ग्वालियर की तरफ रुख करेगा, और वहां पर परिहार वंशीय सलखनपाल शासक है वहां पर, और वहां पर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता है सलखनपाल। देखिए,
गौरी ने 1191 सॉरी 1195-96 में ग्वालियर की तरफ रुख किया। वहां के शासक ने अधीनता स्वीकार की। यहाँ का शासक कौन था भाई? सुलक्षण पाल यहाँ का शासक था। इसने आधिपत्य स्वीकार कर लिया और इसका अन्य नाम अगर आप देखोगे तो सुलक्षण पाल भी आपको देखने को मिलेगा। सुलक्षण पाल इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है? क्लियर है? चीजें हमारी थोड़ी सी रह गई है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट का तो उसमें नहीं लगेगा, 10 मिनट की हमारी चीजें बची, क्योंकि अब हमने उसके गुलाम पढ़ने हैं। जैसे बहाउद्दीन तुगरिल हो गए, मोहम्मद बख्तियार खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। अब हम इनके गुलामों को पढ़ने शुरू करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में भीम द्वितीय को युद्ध में हराया था। दूसरा युद्ध था ये, दूसरी बार इसने आक्रमण किया था और इसको युद्ध में हराया था। अहिलवाड़ की तरफ इसने कूच किया था और वहां के राय से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में भीम द्वितीय का सेनापति जो था कुंवर पाल इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है? 1100 ऐबक ने बदायूं व कनौज पर अधिकार कर लिया। 1197 और 98 में कहां पर अधिकार कर लिया था? ऐबक ने बदायूं व कनौज पर अधिकार कर लिया था। ऐबक ने 1202 में बुलंदखंड बुंदेलखंड बुंदेलखंड के चंदेल चंदेल चंदेलों को हराकर कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। क्लियर है? चलो भाई, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल और मोहम्मद बख्तियार खिलजी को हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको ये क्लास कैसा रहा, आपका फीडबैक और आपको कंटेंट कैसा लगा, मुझे इसके बारे में एक बार बता दीजिए। सारा इतना याद करने में बादाम भी कम पड़ जाएगा। चलो, हो जाएगा रेनू बहन, आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वंडरफुल क्लास है, थैंक यू। अब एंशियंट का चलो तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा उसके ऊपर, फोकस कीजिए। 4 से 5 हर कोई भूलता है भाई, हर किसी को जरूरत होती है याद करने की, रिवीजन हर किसी को करना पड़ता है। हम इंसान है, सुपर कंप्यूटर नहीं कि हमारे अंदर कोई भी चीज डाटा फीड कर दिया गया उसको हम कभी भी उसको रिवाइज करें। बिल्कुल नहीं। हमें रिवीजन करनी होती है और बार बार उसका अध्याय स्वाध्याय करना होता है उसके ऊपर।
देखो, आप चीजों को कंबाइन करके पढ़ो, जोड़ के पढ़ो एक दूसरे के साथ चीजों को, तब आप उसको नहीं भूलोगे। डेट्स वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, कंसेप्ट को क्लियर करने की सोचो कि हुआ क्या था। ठीक है, ऐसा ही होता है। जब जब एग्जाम आपका नजदीक आता जाएगा ना, और भी चीजें मैं बताऊंगा। देखो, अच्छा बता ही देता हूँ, राज की बात है। अरे देखो, हम सुबह की क्लासेस शुरू करते हैं कि हमने नाम क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने नाम क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मसूद नाम पढ़ा था हमने 1120 के अंदर, जिसने आक्रमण किया था। ठीक है, मसूद के बाद हमने संसबानी वंश के बारे में हमें पढ़ा था। संसबानी के वंश के अंदर हमने जुहाक को पढ़ा था। जुहाक का वंश था संसब, जिसके नाम पर इस वंश का शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन सूरी को। मोहम्मद बिन सूरी के बाद पढ़ा था अली को। अली के बाद पढ़ा था अब्बास को। अब्बास के बाद पढ़ा था हमने मोहम्मद को। और फिर आ जाते हैं इजुद्दीन। एक ऐबक भी आएगा, ठीक है, बीच में ऐबक भी आएगा, एक इजुद्दीन आ जाता है। इजुद्दीन के पुत्र होते हैं 7 सितारे, जिनको हम बोलते हैं। बहाउद्दीन हो जाएगा, जो बहराम शाह के पास चला जाएगा। फिर सैफुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, सैफुद्दीन के बाद फिर अलाउद्दीन हुसैन हो जाएगा। अलाउद्दीन हुसैन हो जाएगा, जो गजनी को जला देगा। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसका बेटा आएगा। ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, फिर बहाउद्दीन के बेटे होते हैं गयासुद्दीन और गोरी। बस उसके बाद कौन सा नाम है। फिर तो छोटी मोटी चीजें आ जाएंगी, जैसे बठिंडा के अंदर उसने किसको नियुक्त किया, या फिर उसको अवध के अंदर किसको, ग्वालियर के अंदर किसको, तुगरिल खां। ये चीजें आ जाएंगी। रिवीजन कीजिए, रिवीजन के साथ आपको कंप्लीट तरीके से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।